सर कभी कभार बिजनेसमैन को एक चैलेंज आता है टू अंडरस्टैंड कि मेरी कौन सी एक्टिविटी टैक्सेबल है और कौन सी एक्टिविटी जीएसटी में टैक्सेबल नहीं है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि मैं कैसे डिटरमाइन करूं कि मेरी कौन सी एक्टिविटी टैक्सेबल है और कौन सी एक्टिविटी टैक्सेबल नहीं है। देखिए, जीएसटी के अंदर जो सबसे पहला बड़ा चेंज आया है वो ये कि हम लोग जो है वो जो बेसिक एक डेफिनेशन हुआ करती थी कि गुड्स की, सर्विस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, जॉब वर्क, हम उससे कहीं ना कहीं पर अलग हुए हैं। और अब हमारी एक्टिविटी, चाहे वो किसी भी तरह की एक्टिविटी हो, उसका हम लोगों को एक नया डेफिनेशन आ गया, सप्लाई। तो एक एक्टिविटी अगर सप्लाई है और अगर वो एक्टिविटी स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड नहीं है तो वो हमारी कहलाती है टैक्सेबल सप्लाई। अब सप्लाई को अगर हम समझे तो एक एक्टिविटी जिसके अंदर हम कोई भी गुड्स सेल कर रहे हैं या सर्विस, कोई गुड्स है या सर्विस है जिसको हम सेल कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, बार्टर कर रहे हैं फॉर अ कंसिडरेशन बिटवीन द टू पर्सन, तो वो बताया गया सेक्शन 7 में सीजीएसटी एक्ट के अंदर कि वो सप्लाई है। और अगर वो सप्लाई है और अगर उसको स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने किसी भी रीजन से, चाहे वो चैरिटेबल रीजन है या कोई ग्रोथ, कोई पर्सपेक्टिव देना है या कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी है, तो उसको एग्जम्प्ट करती है। तो अगर उस एक्टिविटी को एग्जम्प्ट नहीं किया गया है तो हमारे पास कुछ नोटिफिकेशंस हैं, जैसे 12/2017 जिसमें एग्जम्पशन की लिस्ट अवेलेबल है। तो अगर वो एक्टिविटी एग्जम्प्ट नहीं है तो वो एक्टिविटी कहलाएगी टैक्सेबल सप्लाई। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे को जो सेक्शन 7 मैंने अभी आपको बताया, 7 बताया सीजीएसटी एक्ट का, उसके साथ हमारे को एक शेड्यूल भी दिया गया है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, जिसमें बताया गया है कि कौन सी एक्टिविटी पे टैक्स लगेगा और कौन सी एक्टिविटी पे एडिशनली टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो जो एक्टिविटी शेड्यूल 1 में फॉल करती है, जैसे आप जो है वो अपनी किसी ओवरसीज एंटिटी को कोई सर्विस दे रहे हैं, तो वो हमारी एक्टिविटी जो है वो शेड्यूल 1 में आती है और उस पर टैक्स लगता है। आप ब्रांच ट्रांसफर करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। शेड्यूल 2 में उस बताया गया है कि वो एक्टिविटी को अगर टैक्स लगेगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और फाइनली जो है वो शेड्यूल 3 के अंदर एक नेगेटिव लिस्ट भी दी गई है। तो अगर मैं बोलूं कि एक एक्टिविटी जो हमारी 4 बातें पूरी करती है, कि जिसमें सप्लाई है, जिसमें एक्सचेंज है, सेल परचेज है, कंसिडरेशन है, जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी को दे रहा है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस दे रहा है, और वो एक्टिविटी अगर नेगेटिव लिस्ट में नहीं है, मतलब शेड्यूल 3 में नहीं है, और वो एक्टिविटी अगर एग्जम्प्टेड नहीं है नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 से, तो वो एक्टिविटी कहलाती है हमारी टैक्सेबल सप्लाई, जिसके ऊपर जीएसटी में टैक्स लगता है। सर अगर एक बार मैंने डिटरमाइन कर लिया कि मेरी सप्लाई जो है वो टैक्सेबल है, तो हाउ टू डिटरमाइन कि मेरे को उस पर टैक्स सर्विस प्रोवाइडर को देना है या गुड्स प्रोवाइडर को देना है या रेसिपिएंट को देना है जो उसकी सर्विसेज या गुड्स रिसीव कर रहे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि टैक्स पे कौन करता है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जीएसटी अपने आप में एक वैल्यू एडिड टैक्स है, जिसके अंदर, और इवन हम इसको बोलते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो है वो नॉर्मली जो सिचुएशन होती है, जिसमें हम बोलेंगे 99% सिचुएशंस में जो सप्लायर होता है, जो अल्टीमेटली गुड्स को सेल कर रहा है या सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, वो अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करता है और उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट को अपनी जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं, क्योंकि उसके पास कई बार कुछ टैक्स का क्रेडिट पड़ा हुआ होता है, उसको एडजस्ट करके वो फाइनली गवर्नमेंट को पे करता है। तो मैं एक साधारण एग्जांपल दूं कि अगर मैंने आपको 100 रुपए की सर्विस दी, 18 रुपया उस पर टैक्स मैंने कलेक्ट किया, और मेरे पास, क्योंकि मैंने परचेज भी की थी 50 रुपए की, तो मैंने 9 रुपया टैक्स मैं भी पे करके आया था, तो अल्टीमेटली मैं जो है वो गवर्नमेंट को 18 माइनस 9 करके 9 रुपया गवर्नमेंट को पे करता हूं। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी सर्विसेज को स्पेसिफाई किया है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज को, सप्लाई को स्पेसिफाई किया है, जिसमें उनका ये कहना है कि क्योंकि वो अपने आप में एक रीजन होता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो जैसे एग्जांपल है कि जो हमारे जीटीए प्रोवाइडर्स हैं, जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं हमारे, जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते हैं, क्योंकि उनके पास एक कोई निश्चित स्थान नहीं होता है अपने आप में रजिस्ट्रेशन कराने का, तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्रावधान भी बनाया है जिसमें जो है वो रिसिपिएंट, जो सर्विस का रिसीवर है, जो बायर है, वो अपने आप में जो है वो टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। तो जैसे हम जीटीए की ही बात करें, तो अगर आप गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस ले रहे हैं, तो उसमें जिन्होंने अल्टीमेटली फ्रेट पे करना है, तो अगर सपोज कीजिए मैं आपका ट्रांसपोर्टर हूं और मैंने आपको 20,000 रुपए का बिल दिया और उस पर सपोज कीजिए 5% टैक्स है, तो उसके ऊपर जो 1,000 रुपया है वो डायरेक्टली आप एज ए रिसिपिएंट, जो मुझे भाड़ा देने वाले हैं, वो आप जो है वो 1,000 रुपया गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करेंगे। दैट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो नॉर्मली हमारी अगर बात करें तो 100 में से 99% सर्विसेज ऐसी सप्लाईज ऐसी हैं जिनपे फॉरवर्ड चार्ज ही लगता है, मतलब सप्लायर ही चार्ज करता है और गवर्नमेंट को जमा कराता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी हैं जिनको डिफाइन किया गया है नोटिफिकेशन के थ्रू, तो हमें वो बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि
सप्लायर चार्ज नहीं कर रहा है और बायर उसके ऊपर टैक्स जमा नहीं करा रहा है, तो बाद में क्या होगा कि लायबिलिटी आ जाएगी विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के साथ। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिनको मैं खरीद रहा हूं, जिनकी सप्लाई में ले रहा हूं, और उनपे अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो मुझे उस केस में उनके ऊपर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी टाइम टू टाइम मीट करनी चाहिए। उसके अपने प्रोविजंस हैं, सेक्शन 9 उसमें डील करता है, तो उसको पढ़ें, समझें, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन को देखें और ये इंश्योर करें कि आपका जहां पर रिवर्स चार्ज में टैक्स बनता है वहां पर हम लोग जो है वो अपना टैक्स जो है वो जमा करा रहे हैं।